गाइस आज का टॉपिक है एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस क्या है गाइस? कि है नोज ब्लीडिंग। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ कंडीशन व्हेन देयर इज़ एक्टिव ब्लीडिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी एंड नेसोफेरिंग्स। जब हमारे नोज नेसल कैविटी और नेसोफेरिंग से ब्लीडिंग होती है, एक्टिव ब्लीडिंग होती है, तब उसे हम एपिटैक्सिस बोलते हैं। दिस ऑकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स इंजर्ड एंड रप्चर्ड इन द नोज। नोज के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब वो रप्चर और इंजर्ड होती हैं, तब वहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो चलिए आइए वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम जानते हैं नेसल सेप्टम के बारे में, जो हमारी नेसल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो वो क्या होता है, नेसल सेप्टम में 5 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आके मीट करती हैं। तो क्या होता है, वहाँ एक नेटवर्क और प्लेक्शस बनता है ब्लड वेसल्स का, जिसे हम कह सकते हैं कैसलबेक्स प्लेक्शस। तो वो जो प्लेक्शस होता है वो नोज़ को एक रिच ब्लड सप्लाई देता है। तो जब वो वेसल्स के नेटवर्क में जब इंजरी होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, जिसे हम एपिटैक्सिस बोलते हैं। So this is not a life-threatening condition but can create a problem if heavy bleeding is there. So ये कोई भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, बट अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। तो कॉजेज़ हो सकते हैं, लोकल कॉजेज़ हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो लोकल कॉजेज़ में क्या है, फिंगर नेल ट्रॉमा। कई बार हमारे नोज़ को हम पिक करते हैं अपनी फिंगर से, तो उस टाइम हमारी जो नेल है वो उस ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को इंजर्ड कर देती है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। उसके बाद रोड ट्रैफिक में अगर एक्सीडेंट होता है, आपकी नोज़ में इंजरी होती है, तो भी वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। डायरेक्ट इंजरी विथ बॉल एंड फिस्ट, या आप अगर कोई किसी बॉल से चोट लग जाती है, या किसी ने आपको मुक्का मारा हो नोज़ पे, तो उससे भी आपका नोज़ में इंजरी हो सकती है, तब भी ब्लीडिंग हो सकती है। फ्रैक्चर ऑफ नेसल बोन, अगर नेसल बोन का आपका फ्रैक्चर होता है तो भी आपकी वो ब्लड वेसल्स क्या है, रप्चर होती हैं, तो उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद आता है इन्फेक्शंस के ऊपर, बैक्टीरिया और वायरल राइनाइटिस। तो राइनाइटिस मैंने क्या बोला था कि नोज़ की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लामेशन आती है, तो वो राइनाइटिस में जब नोज़ के अंदर इन्फ्लामेशन आती है तो भी वो जो ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो भी वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद एक्यूट साइनसाइटिस, तो हमारे पता है हमको, स्कल बोन में, क्रीनियल बोन में बहुत सारी एयर फील्ड कैविटी होती हैं, उसे हम लोग साइनसिस कहते हैं। तो वो साइनसिस में जब साइनसाइटिस की कंडीशन में जब इन्फ्लामेशन होती है, पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, तो भी हमारे नोज़ से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद आते हैं अदर कॉजेज़ पे। तो एनी ड्रग जैसे एंटीकोआगुलेंट, ब्लड थिनर, तो ये सब ड्रग अगर कोई लेता है तो उससे भी नोज़ ब्लीडिंग के सिम्टम आ सकते हैं। सो गाइस, प्रेगनेंसी में भी नोज़ ब्लीडिंग के सिम्टम्स आ सकते हैं। हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन जैसे हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स में भी नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। एंड तो यहाँ पे प्रेगनेंसी और हार्ट डिजीज़ दोनों से एक ही जैसा इसका कारण है, क्योंकि नोज़ ब्लीडिंग होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी हमें पता है कि ब्लड प्रेशर जो है वुमेंस का हाई रहता है, तो हाई ब्लड प्रेशर में भी नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। हार्ट डिजीज़ में हाइपरटेंशन, वो भी हाई प्रेशर है, उसमें भी नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। फॉरेन बॉडी, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल नोज़ में एंटर होता है, किसी भी तरह से एंटर होता है, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अपनी नोज़ में पेंसिल से नोज़ को पिक करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में वो जो फॉरेन बॉडी है तो वो नोज़ की वेसल्स को रप्चर कर देती है, इंजर्ड कर देती है, तो भी नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। डेविएटेड नेसल सेप्टम, जब हमारे डेविएटेड नेसल सेप्टम का मतलब क्या है, हमारे नेसल सेप्टम की डिसलोकेशन। तो डेविएटेड नेसल सेप्टम से भी हमारी नोज़ ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं में भी ट्यूमर हो, नोज़ में ट्यूमर हो, फेरिंग्स में हो, लैरिंग्स में कहीं भी ट्यूमर हो, तो भी नोज़ ब्लीडिंग की कंडीशन हो सकती है। अब आते हैं गाइस सिम्टम्स के ऊपर। तो डार्क ब्राइट रेड ब्लीडिंग, तो डार्क और ब्राइट रेड ब्लीडिंग भी हो सकती है। पेशेंट को डिस्निया भी हो सकता है। डिस्निया कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो ब्लड हमारे ब्लीडिंग हो रही होती है, कई बार वो क्या होता है, ब्लड हमारी नेसल कैविटी के अंदर से
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है तो वो नोज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे पेशेंट कई बार सांस नहीं ले पाता है, तो उसमें डिस्निया की कंडीशन भी हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकती है। हेडेक भी पेशेंट को हो सकती है, वर्टिगो, स्पिनिंग सेंसेशन, वीकनेस एंड कन्फ्यूशन। तो पेशेंट जब हमारा बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है, जब बॉडी से ब्लड का लॉस होता है, ब्लड की बॉडी में कमी हो जाती है, तो क्या होता है, हमें चक्कर आते हैं, स्पिनिंग सेंसेशन हमें होती है, तो इसकी वजह से वर्टिगो हो सकती है, हेडेक हो सकती है, वीकनेस हो सकती है पेशेंट को ब्लड के कमी की वजह से, और कन्फ्यूशन हो सकती है क्योंकि पेशेंट को डिस्निया हो सकता है। तो डिस्निया होने से हमारे पेशेंट अगर सांस नहीं लेगा तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन की कमी होगी, इस वजह से पेशेंट को कन्फ्यूशन हो सकता है। इसके बाद आते हैं गाइस डायग्नोसिस के ऊपर। तो डायग्नोसिस में हमें क्या करना है कि पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करनी है, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, उसकी फैमिली की हिस्ट्री, ये सब हमें कलेक्ट करनी है। उसके बाद हमें आना है फिज़िकल एग्जामिनेशन में, फिज़िकल एग्जामिनेशन करनी है। उसके बाद हमें करना है नेज़ल एंडोस्कोपी, हम कर सकते हैं इफ़ हैवी ब्लीडिंग और कॉम्प्लिकेशन है। नेज़ल एंडोस्कोपी क्या होता है, नोज़ के अंदर का एक विजुअलाइजेशन हम करते हैं, एक कैमरा लगी हुई ट्यूब होती है, उससे हम वो नेज़ल कैविटी के अंदर हम भेजते हैं, उससे नोज़ के अंदर का जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं। उसके बाद आ जाता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी भी हम कर सकते हैं, जो है विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो हमें ये एंजियोग्राफी करने से क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल की जो इंजरी है, ब्लड वेसल की क्या कंडीशन है, वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। देन आते हैं गाइस इसके मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि हाउ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो हम पहले जो पेशेंट की नोज़ ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो लीन फॉरवर्ड टू कीप ब्लड फ्रॉम गोइंग डाउन बैक ऑफ द थ्रोट एंड ब्रीथ थोरोली टू द फ्रॉम द माउथ। तो पेशेंट को क्या बोलना है कि सामने की तरफ झुक के रहे। कई बार ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नोज़ में ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो उसके लिए पेशेंट को पीछे की तरफ, उसका सिर पीछे की तरफ कर दिया जाता है, बट ये गलत है। पेशेंट के सिर को हमेशा सामने की तरफ झुका हुआ होना चाहिए और उसको थॉरोली माउथ से ब्रीदिंग करनी होती है। क्योंकि पेशेंट को सामने की तरफ क्यों झुकाना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो कई बार क्या होता है, हमारे नेसल कैविटी से होके, हमारे फेरिंग्स से होके वो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसमें वो जा सकती है, थ्रोट में हमारे जा सकती है, वहाँ से फेरिंग्स में जा सकती है। इसलिए हमें उस चीज़ से बचाने के लिए अपने नोज़ को, हेड को सामने की तरफ लीन करके रखना है। उसके बाद पिंच द लोअर सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज़ टाइटली यूजिंग थंब एंड इंडेक्स फिंगर फॉर 5 to 20 मिनट्स। तो क्या करना है, हमारी थंब और इंडेक्स फिंगर से हमें क्या करना है, नोज़ को टाइटली पिंच करके रखना, दबा के रखना है नीचे से 5 to 20 मिनट्स तक। तो गाइस ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि पेशेंट की ब्लीडिंग इससे बंद हो सकती है। कीप काम एंड सिट क्वाइटली एंड कीप योर हेड अबव द लेवल ऑफ हार्ट। तो आपको पेशेंट को बोलना है कि बहुत शांति से चुपचाप वो एक जगह बैठे और अपने सर को हार्ट के लेवल से ऊपर रखे। डोंट ले फ्लैट और पुट योर हेड बिटवीन द लेग्स। पेशेंट को सीधा नहीं लेटाना है और उसके हेड को लेग्स के बीच में देना नहीं है, ऐसी कोई पोजीशन उसको नहीं करनी है। आइस कंप्रेशन कैन बी यूज ऑन द नोज टू कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। तो आप आइस कंप्रेशन भी दे सकते हैं। आइस कंप्रेशन देने से क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी और वो सिकुड़ेंगी, तो उसमें ब्लीडिंग बहुत कम हो जाएगी। आफ्टर योर नोज रिलीज, आफ्टर सम टाइम यू हैव टू रिलीज योर नोज। तो आपको कुछ देर बाद अपने नोज़ को, जैसे 15 to 20 मिनट्स के बाद आपके नोज़ को रिलीज़ करना है एंड चेक करना है कि वहाँ पे स्टिल ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं। अगर वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है तो आपके नोज़ को दोबारा पिंच करना है। इसके बाद हम लोग को देखना है, ब्लीडिंग को पहली बार बंद करने के बाद हमें देखना है हाउ टू प्रिवेंट ब्लीडिंग अगेन। हमको देखना है कि ब्लीडिंग अगेन, वो ब्लीडिंग ना हो पेशेंट को, उसके लिए हम लोग को क्या क्या इंटरवेंशंस लेने हैं, चलिए देख लेते हैं। डोंट ब्लो योर नोज एंड डोंट पुट एनीथिंग इन इट।
तो आपको आपके नोज़ को ब्लो नहीं करना। ब्लो करने का मतलब ज़ोर से सांस को बाहर नहीं, प्रेशर से छोड़ना है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी ब्लड वेसल्स जो कुछ टाइम पहले वो ब्लीड की थी, इंजर्ड हुई थी, वो फिर से इंजर्ड हो सकती है और वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको आपके नाक के अंदर कुछ एंटर भी नहीं करना है, फॉरेन पार्टिकल, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स को कोई प्रॉब्लम हो। If you have to sneeze, open your mouth so that the air can expel out through your mouth, not through your nose. So आपको अगर स्नीज़ भी करना, आपको अगर छींकना भी है, तो भी आप अपना माउथ को खोल के तो ही आप स्नीज़ करें। इससे क्या होगा, आपकी जो एयर है वो प्रेशर से नोज़ से नहीं पास करेगी, वो आपके माउथ से निकल जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी नोज़ की जो ब्लड वेसल है उसमें प्रेशर नहीं आएगा। डोंट स्ट्रेन ड्यूरिंग बावल मूवमेंट। आपको जो बावल मूवमेंट भी करना है, आपको जब टॉयलेट भी जाना, तो उस टाइम आपको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। इससे भी आपकी नोज़ ब्लीडिंग फर्दर स्टार्ट हो सकती है। डोंट बेंड फॉरवर्ड एंड लिफ्ट एनीथिंग हैवी। तो अगर आपकी 1-2 दिन पहले ब्लीडिंग रुकी है, तो आपको कोई भी सामने की तरफ झुक के कोई भी काम नहीं करना है। और लिफ्ट एनीथिंग हैवी, आपको कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी है सामने झुक के, इससे भी आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। डोंट यूज़ स्मोक एंड अवॉइड यूज़ ऑफ मेडिकेशन दैट विल थिन योर ब्लड लाइक एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन। तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है और ऐसी मेडिकेशन आपको नहीं लेनी है जो आपके ब्लड को थिन करे, जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। तो वैसलीन, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स और स्प्रे में बी मॉइस्ट द एयरवे। तो क्या होता है, ब्लीडिंग का और एक कॉज भी हो सकता है कि आपकी नोज़ की जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो बहुत ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें ड्राइनेस हो रही है, तो भी क्या हो सकता है, नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। तो आप वहाँ पे वैसलीन, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, ऐसे ऑइंटमेंट्स आप ट्राई कर सकते हैं, नोज़ के अंदर आप लगा सकते हैं, जिससे आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, मॉइस्ट रहे और वहाँ पे आपकी ब्लीडिंग का वो डेंजर ना रहे। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर मेरे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।